हम पढ़ रहे थे डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है कि हम मेमोरी जो होती है उससे इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्ट एक्सेस करता है। जैसे इनपुट आउटपुट, देन डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और मेमोरी। ठीक है। अब इनपुट आउटपुट क्या करता है कि वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बीच में ऐड हो जाता है, और वो क्या करता है, मेमोरी से डायरेक्ट एक्सेस करवाता है। अगर कोई डेटा क्या करना है, वो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, डेटा को ले रहा है मेमोरी में, तो वो प्रोसेस करेगा। पहले डीएमए के पास जाएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस उसको क्या करेगा, उससे रिक्वेस्ट लेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से, उसके बाद वो डीएमए को देगा, फिर मेमोरी के पास देगा, वहां पे स्टोर करके वहां पे प्रोसेस होगा, उसके बाद वो इनपुट आउटपुट डेटा के पास चला जाएगा। सीपीयू एक तरह से स्लेव का काम करता है। यहाँ पे सीपीयू को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, वो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। सीपीयू का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। वैसे बेसिकली क्या होता है, टू साइकिल्स होते हैं, इनपुट आउटपुट, सीपीयू, मेमोरी। ठीक है, ये दो होते हैं रोल इसके। जो हम बेसिक जो टर्म पढ़ते हैं, पहले इनपुट आउटपुट आएगा, फिर सीपीयू पे जाएगा, फिर मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये डायरेक्ट इनपुट आउटपुट से मेमोरी में ही डायरेक्ट स्टोर हो रहा है। डायरेक्ट किससे कम्युनिकेट कर रहा है, मेमोरी से। इसीलिए इसका नाम है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। उसके बाद है आपका ये देखिए, इसमें जो डायग्राम है ये क्या बता रहा है, सीपीयू है, ये क्या कर रहा है, हैंडशेक कर रहा है इससे सिर्फ। ठीक है, इसको सिर्फ जानता है वो, लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस उसको डेटा सेंड कर रहा है, इससे हैंडशेक भी कर रहा है, और वो डेटा डीएमए कंट्रोलर के थ्रू मेमोरी के पास भी जा रहा है और सीपीयू के पास भी जा रहा है। तो डीएमए कंट्रोलर यहाँ बीच में एड ऑन है, इसलिए क्योंकि वो मेमोरी से इंटरफेस कर रहा है। ये जो येलो कलर का है मास्टर इंटरफेस है, ये मास्टर इंटरफेस कर रखा है। स्लेव इंटरफेस ये स्लेव की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए डायरेक्ट किसको, मेमोरी को एक्सेस करता है। जो डीएमए कंट्रोलर बोलेगा वही मेमोरी को करना है। देन उसके बाद है हाउ ए मॉडर्न कंप्यूटर वर्क्स। मॉडर्न कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के थ्रू। जो आपका ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, वही वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, वही ब्लॉक डायग्राम होता है। अगर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आपके आता है तो आप वही डायग्राम उसमें बना सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, थ्रेड एग्जीक्यूशन। ठीक है। थ्रेड एग्जीक्यूशन जो किसमें होता है, कैश में। ठीक है, ये सीपीयू के अंदर होता है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, डिवाइस से कनेक्ट हो रहा है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के थ्रू, डेटा के थ्रू, और इंटरप्ट के थ्रू। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन कर रहा है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा एंड मेमोरी। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है साइकिल के अंदर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरी इसके अंदर। फिर डिवाइस से वो कनेक्ट हो रहा है डीएमए कंट्रोलर के थ्रू। ठीक है, तो ये डीएमए कंट्रोलर देखो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी को डिवाइस से कनेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। इसमें क्या है, सीपीयू का कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्ट डीएमए से कनेक्ट हो रहा है। ये मॉडर्न कंप्यूटर की वर्किंग है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइकिल के फॉर्म में, डेटा मूव कर रहे हैं। डेटा इंस्ट्रक्शन कहाँ से हो रहे हैं, मेमोरी के अंदर। ये आपका डिवाइस है। डिवाइस किससे, सीपीयू से भी रिक्वेस्ट कर सकता है डेटा के लिए, इंटरप्ट होता है, ये सारी चीजें आपके सीपीयू के अंदर होती हैं। दैट इज कॉल्ड मॉडर्न कंप्यूटर वर्किंग। क्या होती है मॉडर्न कंप्यूटर वर्किंग। उसके बाद है सिस्टम सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर।
जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, एम्बेडेड, और मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, कैसे वर्किंग होती है, वो सारी चीजें। आप इसमें देखिए सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग मतलब मल्टीपल प्रोसेसिंग कैसे होता है, मतलब एक साथ में बहुत सारे जने प्रोसेस करते हैं, वो कैसे होगा, वो हम देखते हैं इसमें। देखिए मेमोरी है, फिर कैश मेमोरी, ये जो तीन सीपीयू दिखा रहे हैं यहाँ पे, दिखा रखा है यहाँ पे, थ्री जो सीपीयू दिखा रखे हैं यहाँ पे, वो थ्री सीपीयू क्या हैं आपके, एक प्रोसेसर, वन प्रोसेसर, ये टू प्रोसेसर, ये थ्री प्रोसेसर, ये थ्री प्रोसेसर्स हैं जो आपस में कनेक्ट हैं। दैट मीन्स आपके तीन प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं। थ्री प्रोसेसर्स वर्क कर रहे हैं एक साथ में, मतलब इनकी स्पीड काफी हाई हो जाएगी, इनकी स्पीड काफी हाई होगी, और थ्री प्रोसेसर एक साथ वर्क कर रहे हैं। क्योंकि इनकी स्पीड को हमें बढ़ाना है, मल्टी प्रोसेसिंग करना है, मल्टीटास्किंग करना है, मतलब एक साथ आप दो दो तीन तीन वर्क कर सको, वो हमें करना होता है, तो वो हम इससे इजीली कर सकते हैं। देन उसके बाद है मल्टी चिप एंड मल्टी कोर। जब आप सिस्टम परचेज करने जाते हैं या कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं या फिर लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, तो आप उनसे क्या पूछते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें, कौन सा कोर है, कौन सी जनरेशन है, ये सारी चीजें आप उनसे पूछते हैं। उसी के बेस पे आप क्या लेते हैं, एक लैपटॉप या परचेज करते हैं। तो इसमें ड्यूल कोर डिजाइन, मल्टी चिप एंड मल्टी कोर, ठीक है। मतलब ड्यूल कोर मतलब दो कोर, दो प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में पढ़ा, उसमें थ्री प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं, इसमें दो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं फास्ट स्पीड के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मल्टी चिप एंड मल्टी कोर। सिस्टम कंटेनिंग ऑल चिप्स, सारे सिस्टम जो है वो कंटेन करते हैं सारे चिप्स को। कैचेस कंटेन मल्टीपल सेपरेट सिस्टम। देखिए ये जो मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है, ठीक है, ये एक प्रोसेसर हो गया, ये वन प्रोसेसर हो गया, और ये टू प्रोसेसर हो गया। मतलब यहाँ पे हमने वन और टू प्रोसेसर यूज करे हैं। तो कोर वन, जिसको कोर जीरो और कोर वन बोलते हैं, इसको हम ड्यूल प्रोसेस बोलते हैं मेमोरी का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। मल्टी प्रोग्रामिंग, ये आपके टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम डिटेल्स में और भी पढ़ेंगे। तो पहले मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ कितनी सारी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, जिसको हम बैच सिस्टम भी बोलते हैं। नीड फॉर एफिशिएंटली, सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस busy at all times. Multi-programming organize job, code and data. So CPU always has one to uh, execute. ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सिंगल यूजर क्या कर रहा है, कैन नॉट कीप सीपीयू, मतलब वो सीपीयू को नहीं ले रहा है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बिजी कर रहा है ऑल टाइम। मतलब बैच प्रोसेसिंग क्या कर रहा है, सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी ऑल टाइम, मतलब ये सिंगल यूजर को ले ही नहीं रहा, क्योंकि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो हर टाइम बिजी हो रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है जॉब्स। जैसे हमने जॉब्स, कोड एंड डेटा, सो सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट, मतलब ये क्या करता है कि जॉब्स के बैचेस बना देता है। जैसे मेरा जॉब क्या है, आपको पढ़ाना, ऐसे ही जैसे 10 टीचर्स का जॉब है पढ़ाना, तो उनका काम क्या है, जॉब क्या है उनकी, पढ़ाना। तो पढ़ाने वाला मतलब टीचिंग वाला एक हमने बैच बना दिया कि ये टीचिंग वाला बैच है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एक बैच मैंने आप लोगों का बना दिया, तो वो कितने बच्चे हो सकते हैं उस बैच में, 1000 बच्चे भी हो सकते हैं, 2000, 100, 200, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, तो उसको एक साथ मैं डिलीवर कर रही हूँ लेक्चर। तो दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स के बैचेस बना के आपको डेटा डिलीवर करता है, एग्जीक्यूट होता है उसमें।
A subset of total jobs in system is keep in memory. जो टोटल जॉब होते हैं सिस्टम में वो मेमोरी के अंदर सबसेट उसमें स्टोर हो जाता है. वन जॉब सेलेक्ट रन वर्सेस जॉब शेड्यूलिंग. अगर किसी एक जॉब को हमें सेलेक्ट करना है, रन करना है, तो उसको हम जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं. उसको हम शेड्यूल करते हैं किस टाइम पे वो रन होगा. व्हेन इट हैज टू वेट, या तो वो वेट करे या फिर स्विच कर दे दूसरी जॉब के लिए. फॉर एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल, अगर एक काम नहीं हो रहा तो उसको हम स्विच कर देते हैं. टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग. टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग में हम शेयर कर देते हैं is a logical extension in which CPU switches jobs so frequently that users can interact with each job while it is running. Creative interactive computing. ठीक है. टाइम शेयरिंग क्या करता है, टाइम शेयर कर देता है कि इस टाइम पे ये काम करेगा, इस टाइम पे ये काम करेगा, इसका टाइम शेड्यूल ये है. जैसे हमारे पास जैसे वर्क प्लेस नहीं है, ठीक है, सपोज मेरे पास वर्क प्लेस नहीं है और मेरे पास एक ही वर्क प्लेस है, वहां पे मुझे 10 टीचर्स की क्लासेस लगानी है अलग अलग बैचेस की, तो मैं क्या करूंगी, उनका टाइम शेड्यूल या टाइम टेबल बना दूंगी कि इस टाइम पे ये काम करे, इस टाइम पे ये लेक्चर लेंगे, इस टाइम पे ये. एक साथ वो लेक्चर नहीं ले सकते. दैट इज ए टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग. एक बार में आप बहुत सारे काम कर रहे हैं. या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अप्लाई करेंगे, जो भी है वो आप मल्टीटास्किंग में आता है. Response time should be less than 1 second. ठीक है. Each user has at least one program executing in memory, that is process. कि each user जो है at least एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता है मेमोरी के अंदर. देन उसके बाद इफ सेवरल जॉब्स रेडी टू रन एट द सेम टाइम, सीपीयू शेड्यूलिंग, जिसे हम सीपीयू शेड्यूलिंग बोलते हैं. इफ प्रोसेस डज नॉट फिट इन मेमोरी, कोई प्रोसेस फिट नहीं हो रहा मेमोरी के अंदर, देन स्वैपिंग मूव दैम इन एंड आउट टू रन. तो वो स्वैप कर सकते हैं हम उसको, इन आउट के टाइम पे स्वैप कर सकते हैं हम इजीली. Virtual memory all allow execute of process not completely in memory. Virtual memory क्या होती है? Virtual memory आपकी इमेजिनरी मेमोरी होती है, जो हम वर्चुअल मेमोरी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है उसको एग्जीक्यूट करती है पूरा मेमोरी के अंदर. देखिए ये है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम. ये लेआउट है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का. इसमें सबसे पहले क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 ये जॉब्स परफॉर्म कर रहा है. तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई कि अलग अलग टाइप्स की जॉब्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट होगी. और उसकी मेमोरी कितनी है, 512. ठीक है, इतनी मेमोरी साइज इसकी है. ठीक है, गीगाबाइट या मेगाबाइट, एमजी, जी, टेराबाइट. ठीक है, एमजी है ये. ठीक है. उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, आपका प्रोसेस कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कहाँ से वो प्रोसेस आ रहा है, उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको, वो सारी चीजें आप किस में पढ़ेंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट में. ये प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. It is a unit of work within the system. Program is a passive entity. Process is an active entity. प्रोग्राम क्या है आपका, पैसिव एंटिटी है, हम उसको पैसिव एंटिटी बोलते हैं. और जो प्रोसेस है वो एक्टिव एंटिटी है. तो ये दोनों में डिफरेंस ये होता है, प्रोग्राम पैसिव होता है और प्रोसेस, क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, प्रोग्राम ठीक है एग्जीक्यूट हो रहा है, वो किसके अंदर, प्रोसेस इज ए प्रोग्राम, प्रोसेस के अंदर. तो प्रोसेस तो चेंज होता रहता है, वो एक्टिव है, वो एक्टिव रहेगा तभी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. तो दैट इज एक्टिव एंटिटी. प्रोसेस नीड रिसोर्स टू अकम्प्लिश इट्स टास्क. सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, फाइल्स, ये अलग अलग रिसोर्सेज हैं जो हम टास्क जिससे हम टास्क को परफॉर्म करते हैं. इनिशियलाइजेशन डेटा, जो इनिशियल डेटा होता है, रिसोर्स डेटा, वो इनिशियलाइजेशन डेटा में आ जाएगा. प्रोसेस टर्मिनेशन require reclaim of any reusable resources. प्रोसेस जो टर्मिनेट होता है उसको रिक्वायर्ड होता है रिक्लेम ऑफ एन एनी रीयूजेबल रिसोर्सेज. रीयूजेबल रिसोर्सेज के लिए वो
हम उसको प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब प्रोसेस को रीयूजेबल रिसोर्स के लिए रिक्लेम कर सकते हैं वापस उसी प्रोसेस को। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर। सिंगल थ्रेडेड जो प्रोसेस है वो वन काउंटर, प्रोग्राम काउंटर मतलब +1 करके वो स्पेसिफाई कर लेता है लोकेशन को फॉर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। प्रोग्राम काउंटर करता क्या है आपका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो जाता है, उसका पाथ सेट कर लेता है। प्रोसेस एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशली वन एट ए टाइम अंटिल कंप्लीशन। एक बार सीक्वेंशली का मतलब होता है एक बार में एक ही काम कंप्लीट होगा, एट ए टाइम एक ही प्रोसेस कंप्लीट होगी, सीक्वेंस वाइज कंप्लीट होगी, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस हैज वन प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक प्रोग्राम काउंटर पर थ्रेड प्रोसेस होता है। टाइपिकली सिस्टम हैज मैनी प्रोसेसेस, some users, some operating system running concurrently on one or more CPUs। मतलब जो आपका मैनी प्रोसेस होते हैं, सम यूजर्स सम ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग कंकरेंटली इन वन मोर सीपीयूज, मतलब आप एक से दो सीपीयू आप कंटिन्यू उसको लगा सकते हैं प्रोसेस के लिए, अगर आपको उसको फास्ट प्रोसेसिंग करानी है। मतलब आप मल्टीटास्किंग कराने के लिए उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कोर आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत सारे प्रोसेसर्स आप ऐड कर सकते हैं, मतलब प्रोसेसर मतलब कितने भी आप सीपीयूज लगा सकते हैं। concurrently by multiplexing the CPUs among the process and threads. Process management activities. The operating system is responsible for following activities in connection with process management: creating and deleting both user and system process, creating and deleting both user and system process, suspending and reusing processes, providing mechanism for process synchronization, providing mechanism for process communication, providing mechanism for deadlock handling। ये आप प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं जिसमें क्या क्या हो रहा है आपका। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग कर रहे हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं, डिलीट भी कर सकते हैं हम यूजर और सिस्टम प्रोसेस को एक साथ, सस्पेंड कर सकते हैं, रीयूजिंग कर सकते हैं प्रोसेस को। हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं उसके मैकेनिज्म को, प्रोसेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेडलॉग अगर कोई आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे हैंडल करना है, उस सबका मैकेनिज्म होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेज हम कैसे कर रहे हैं, टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन मेमोरी। जो प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। उसके जितने भी पार्ट्स होंगे, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फॉलो कहाँ होंगे, मेमोरी के अंदर होंगे और मेमोरी के अंदर ही सेव होंगे। ऑल of the data that is need by the program must be in memory। जो जितने भी डेटा हैं आपके, उनकी डेटा दैट इज नीडेड बाय द प्रोग्राम, मतलब जितनी भी डेटा की मुझे जरूरत है वो कहाँ, प्रोग्राम मस्ट बी मेमोरी, वो कहाँ होगा, मेमोरी के अंदर ही होगा वो प्रोग्राम। जो भी आपको प्रोग्राम की नीड होगी, जो भी आपको प्रोग्राम चाहिए होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी के अंदर, इसीलिए हम उसको मेमोरी मैनेजमेंट बोल रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमाइन व्हाट इज मेमोरी एंड व्हेन। मेमोरी मैनेजमेंट में हम मेमोरी मैनेजमेंट में हम एक मेमोरी को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या डेटा, क्या क्या हम डेटा हम फिल कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटर रिस्पॉन्स टू यूजर, हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कितना भी सीपीयू को और रेस्पॉन्स कर सकते हैं यूजर्स को भी हम रेस्पॉन्स कर सकते हैं इजीली। मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज में क्या होता है, कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर केयर करेंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय हूम। मतलब कौन से मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज क्या करें, करेंटली आपने कैसे उसको ट्रैक कर रहे हैं, कहाँ पे मेमोरी का पार्ट जा रहा है, कहाँ पे कौन सा डेटा रन कर रहा है, कौन कौन से उसके पार्ट्स आप ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, वो सारी चीजें कहाँ होगी, मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज में। उसके बाद है डिसाइडिंग विच प्रोसेस्ड एंड डेटा टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ मेमोरी।
ये डिसाइड करता है कि उसके कितने पार्ट्स होंगे, डेटा को कैसे मूव कराना है, कहाँ से मूव कराना है, कहाँ पे मूव कराना है, ये सब मेमोरी से ही वो डेटा लेता है। अलोकेशन एंड डीअलोकेशन मेमोरी स्पेस इज नीडेड। अलोकेटेड जो मेमोरी स्पेस है, डीअलोकेटेड मेमोरी स्पेस है, उसकी इसको जरूरत होती है। वो इसको कैसे अलोकेट करेगा, वो सारा चीजें कहाँ पे होंगी, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। स्टोरेज, स्टोरेज मैनेजमेंट। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या करेगा? स्टोरेज मैनेजमेंट भी स्टोर मतलब मेमोरी क्या करिए, मेमोरी एक सेव करके रखती है, जैसे हमारा माइंड है, तो माइंड में हमारी मेमोरी सेव रहती है। ठीक है, स्टोरेज मतलब जहाँ पे आपने बहुत सारी फाइलें सेव करके रखी हैं, आपकी ड्राइव हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या होगा, स्टोरेज मैनेजमेंट। ओएस प्रोवाइड यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज, abstract physical properties to logical storage unit, that is file. Each medium is controlled by device, that is disk drive, tape drive. Varying properties include access speed, capacity, data transfer rate, access method, sequential और random। मतलब ये सारी चीजें आपकी इसमें हो जाती है। डिस्क ड्राइव, टेप ड्राइव, यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं इसका, इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं, उसकी स्पीड कैपेसिटी देख सकते हैं, डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, सीक्वेंशली कर सकते हैं, रैंडमली कर सकते हैं। सीक्वेंशली मतलब वन बाय वन कर सकते हैं, रैंडमली मतलब रैंडमली कैसे भी आपने रैंडमली उसको पिक कर लिया, वैसे आप इसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट में। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अब फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, फाइल यूजली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज। जो फाइल सिस्टम है यूजली ऑर्गेनाइज कर डायरेक्टरीज के अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। कभी भी फाइल के अंदर डायरेक्टरी नहीं होती, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हो सकती हैं, क्योंकि एक डायरेक्टरी है वही तो फाइल, वही उस डायरेक्टरी तो एक फोल्डर की तरह हो गया, उसके अंदर कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं। एक्सेस कंट्रोल ऑन मोस्ट सिस्टम टू डिटरमाइन हु कैन एक्सेस व्हाट। क्या कंट्रोल करना है, कैसे एक्सेस करना है, क्या डिटरमाइन करना है, कैसे डिटरमाइन करना है, किसको डिटरमाइन करना है, वो सारी चीजें हम फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। उसके बाद ओएस एक्टिविटीज इंक्लूड क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। हम फाइल्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। प्रिमिटिव टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मैनिपुलेट कर सकते हैं फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को। मैपिंग फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज, वो मैपिंग कर सकता है फाइल को सेकेंडरी स्टोरेज में। बैकअप फाइल्स भी वो स्टोर कर लेता है, बैकअप फाइल ऑन टू द सुटेबल नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया, बैकअप फाइल भी वो स्टोर कर लेता है ऑन स्टेबल। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन, मास स्टोरेज मैनेजमेंट। Mass storage management, usually disk used to store data that does not fit in main memory or data that must be kept for a long period of time. Proper management is of central importance. Entire speed of computer operation hinges on this subsystem and its algorithms. OS activities, free space management, storage allocation, disk scheduling. Some storage need not be fast. Territorial storage, including optical storage, magnetic tape, still must be managed by OS or application. Varies between the worms write once, read many times and RW read write। इसमें क्या हो रहा है, मास स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि ये क्या कर रहा है,
डज नॉट फिट इन मेन मेमोरी और डेटा मस्ट बी कीप इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमें स्टोर करना है डेटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस चाहिए। जैसे मुझे बहुत टाइम के लिए कोई डेटा स्टोर करके रखना है तो आपका सिस्टम खराब भी हो सकता है, डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या स्पीड ना हो, या फिर फ्री स्पेस ना हो, स्टोरेज एलोकेशन करना हो, डिस्क एलोकेशन करना हो, डिस्क शेड्यूलिंग करनी हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, फ्री स्पेस चाहिए होता है। क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, फ्री स्पेस करते हैं, स्टोरेज एलोकेट करते हैं, फिर डिस्क शेड्यूलिंग करते हैं कि कहाँ पे डेटा स्टोर होगा, और डिस्क का सिस्टम कैसा होगा, स्पीड कैसी होगी, वो सारी चीजें हम इसमें करते हैं। जैसे मेरे को अगर सीडी में स्टोर करना है, अगर सीडी मेरे पास है और उसमें ऑलरेडी डेटा है, तो मैं क्या करूंगी, उसको या तो रीराइट करूंगी, रीराइट करने का मतलब है कि पहले उसको डिलीट करूंगी और फिर रीराइट करूंगी, या राइट कर दूंगी, रीड राइट कर दूंगी। ठीक है, रीड मैनी टाइम कर सकती हूँ। तो ये अलग अलग वैरायटीज होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं मास स्टोरेज मैनेजमेंट में। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में आपका क्या आ जाता है कि कैसे सिक्योर रहें आपकी फाइल्स, कैसे वर्किंग हो रही है उसकी, कैसे सिक्योरिटी हम उसको देते हैं। या तो आप अपने सिस्टम को यूजर आईडी पासवर्ड से सिक्योर कर ले, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, आपकी यूजर आईडी पासवर्ड है उससे आप सिक्योर कर सकते हैं, सिक्योरिटी है आपकी, वो सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। देखिए क्या है प्रोटेक्शन, एनी मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ प्रोसेस और यूजर्स टू रिसोर्स डिफाइंड बाय द ओएस, सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक्स। ठीक है, ह्यूज रेंज इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस, वॉर्म्स, वायरस, आइडेंटिटी थीफ, thief of services, system। प्रोटेक्शन क्या है, आपका एक मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करता है आपके एक्सेस को, प्रोसेस को, रिसोर्स को डिफाइन करने में, ओएस में डिफाइन करने में। ठीक है, डिफाइन ऑफ सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल अटैक, ये डिफाइन करता है, डिफाइन ऑफ ए सिस्टम, डिफाइन करता है सिस्टम को अगेंस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ह्यूज रेंज इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस, वॉर्म्स, वायरस, आइडेंटिफाइड थीव्स, थीव्स ऑफ सर्विसेज। तो हम ये क्या कर रहे हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज, वॉर्म्स, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। आपके इंटरनल एक्सटर्नल अटैक्स हो सकते हैं, उसके लिए आपको एंटीवायरस डालना पड़ता है, तो हमें वॉर्म्स, वायरस, थीव इनका ध्यान रखना पड़ता है। सिस्टम जनरली फर्स्ट डिस्टिंग्विश अमंग यूजर्स टू डिटरमाइन हु कैन डू व्हाट, मतलब आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए, आपको यूजर आईडीज, ग्रुप सिक्योरिटी आईडीज, है ना, पासवर्ड्स, ये आपको आपको देनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज को, उससे आपको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये वो ही पर्सन है। यूजर आइडेंटिटीज, यूजर आईडीज, सिक्योरिटी आईडीज इंक्लूड नेम एंड एसोसिएटेड नंबर, वन पर यूजर। यूजर आईडी देन एसोसिएट विथ ऑल फाइल्स प्रोसेस्ड ऑफ दैट user to determine access control. Group identifiers, group IDs allow set of users to be define and control, manage them, then also associate with each process file. Privilege encapsulation allow user to change to effective ID with more rights. इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे आपने देखा होगा जब आप अपना स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो उसमें बोलता है कि कुछ पासवर्ड, वो ओपन होने के लिए, पीडीएफ ओपन होने के लिए पासवर्ड मांगता है, या तो फिर आपका कस्टमर आईडी होता है पासवर्ड, या फिर आपका वो हो सकता है पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, कुछ भी आपका, वो आप पासवर्ड उसमें लगा देता है, वो उसमें लगा देता है। ठीक है, उसके बाद ये हम अलग अलग ग्रुप आईडीज और सिक्योरिटी पर्पस से हम इसको इसमें यूज करते हैं, और इजीली हम इसमें सारी चीजें लगा देते हैं। तो यूजर आईडी, जैसे हम ग्रुप बनाया, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें एडमिन सिर्फ मैं ही हूँ और कोई उसमें कुछ डेटा डाल नहीं सकता, वो हम भेज ही सकते हैं, ऐसा भी हम ऑथराइज कर देते हैं। Computing environment, mobile, handheld, smartphones, tablets, etc. What is the functional difference between them and the traditional laptops? Extra features, more OS of features, GPS, scope, allow new type of apps like augmented reality,
use IEEE 802.11 wireless cellular data network for connectivity. Leaders are Apple iOS एंड गूगल एंड्रॉइड। ये कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है मोबाइल के। उसके बाद कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक काम को हम अलग अलग पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे एक बार में एक जना, जैसे मैंने ड्यूल कोर बोला, जैसे मैं एक हाथ से काम करूंगी या दो हाथ से काम करूंगी। एक हाथ से काम करूंगी तो धीरे होगा, दो हाथ से काम करूंगी तो फास्ट होगा। ऐसे ड्यूल कोर होता है, एक जना काम करेगा तो कितना स्लो होगा और दो जने काम करेंगे तो वो फास्ट हो जाएगा, ऐसे इसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब उसके काम के अकॉर्डिंग उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है। तो क्या होगा, इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हम किसी कंपनी में, कोई कंपनी ओपन की, मैंने सपोज कोई कंपनी ओपन करी है, वहां पे या तो मैं अकेले काम करूं, ठीक है, उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं अकेले काम करने से अच्छा है मैं अपने अंडर एम्प्लॉयज रख लूं 10-12। तो क्या होगा, आपका काम बहुत स्पीड से होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में यही है, कलेक्शन ऑफ सेपरेट पॉसिबल heterogeneous system network together. Network is a communication path. TCP IP most common, local area network LAN, wide area network WAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन, उसके बाद पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन। ये आपके अलग अलग नेटवर्क्स टाइप होते हैं। कौन कौन से नेटवर्क हम यूज करते हैं टीसीपी आईपी में? सबसे पहले हम पैन यूज करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आप अपने घर में यूज करते हैं, पर्सनली यूज करते हैं, जिसमें एक वाईफाई से आपके 3-4 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ किलोमीटर्स, कुछ मीटर्स के अंदर ही ये वर्क करता है। लैन की पूरी लैब हम बनाते हैं, उससे हम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वाइड एरिया नेट मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, ये अलग अलग सिटीज में हो सकता है, सिटीज को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये किलोमीटर्स में होता है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो थ्रू नेट। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क में सारे आ जाते हैं आपके पैन मैन लैन, ये सारे वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड वाइड है, आप कहीं भी अलग अलग कंट्रीज में आप इजीली कॉल कनेक्ट कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू नेटवर्क के। उसके बाद है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड फीचर्स बिटवीन सिस्टम अक्रॉस नेटवर्क। कम्युनिकेशन स्कीम अलाउ सिस्टम टू एक्सचेंज मैसेज, इल्यूशन ऑफ ए सिंगल सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, अलग अलग के क्रॉस पूरे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है, कैसे मैसेज एक्सचेंज करना है, कम्युनिकेशन के लिए अलाउ करना है नहीं करना है। जैसे जब भी कोई कॉल आता है तो आपको दिखा देता है स्पैम कॉल है क्या है, वो सारी चीजें वो शो कर देता है। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एंड क्लाइंट सर्वर। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एंड क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर क्या होता है, आपका क्लाइंट एंड सर्वर होता है। क्लाइंट क्या करता है, डेटा को सेंड करता है सर्वर पे, और सर्वर से वहां से रिस्पॉन्स आता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग डम टर्मिनल्स supplanted by smart PCs. Many system now servers responding to requests generated by client. Compute server system provide an interface to client to request server, that is database. Server system provide interface for client to store and retrieve files. सर्वर नेटवर्क और क्लाइंट लैपटॉप स्मार्ट, सर्वर एक ही होगा, उसके क्लाइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट हमें कोई कनेक्शन करना है, जैसे मैं किसी को डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ तो मैं किसी एक पर्सन को डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट। अनदर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पॉइंट टू पॉइंट डज नॉट distinguish client and servers. Instead, all nodes are considered pairs, may each act as client, server, or both. Node must join peer-to-peer network, register its server with central lookup service on network, or broadcast request for service and response to request for service
versus Discover protocol. Example include Napster and Brutal voice over IP वॉइस ओवर आईपी सच एज स्काइप। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट टू क्लाइंट किसी को बात करनी है तो हम स्काइप के थ्रू करते हैं, जैसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो हम कर सकते हैं। इसमें ये डायग्राम जो है वो देखिए, क्लाइंट टू क्लाइंट वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट टू क्लाइंट ये जॉइंट है। क्लाइंट टू क्लाइंट ये वर्क कर रहा है। ठीक है, क्लाइंट टू क्लाइंट वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, delivering computing, storage, even app as a service across a network. Logical extension of visualization because it use visualization as the base for its functionality. Amazon EC2 has thousands of servers, million of virtual machines, terabytes of storage available across the internet, pay based on uses, many type public cloud, private cloud, hybrid cloud. Public cloud available versus internet to everyone willing to pay, run by the company for a company own use. Hybrid included both public and private cloud components, software as a service, SaaS, one of more application available versus the internet, that is word processor, platform as a server, software stack ready for applications use versus the internet, database servers, infrastructure as a server, services or storage available over the internet, that is storage available for backup use. Open source operating system. Open system made available in source code format rather than just binary closed source, counter to the copy protection and digital rights management movement started by Free Software Foundation, which has copyleft GNU public license, example including GNU Linux, BS Unix, Core and many more, can be VM like VMware Player, free for Windows, VirtualBox, open source and free many platform used to run guest operating system for explosion. इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पीयर टू पीयर और कंप्यूटर टू सर्वर में हो क्या रहा है। कंप्यूटर टू सर्वर में क्या होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट टू सर्वर में क्या होता है, एक क्लाइंट होता है और दूसरा सर्वर होता है। उसमें फिक्स होता है कि एक क्लाइंट होगा एक सर्वर होगा। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, कोई डिसाइडेड नहीं होता, हम किसी को भी क्लाइंट बना सकते हैं और किसी को भी सर्वर बना सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट टू सर्वर में। अब कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, क्लाउड में जाके, आपके सर्वर में जाके। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाउड बोलते हैं उसको, वहां पे जाके आपका डेटा स्टोर हो जाता है। इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक सब यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल हो गया, आपका जीमेल अकाउंट हो गया, वो आपका जीमेल अकाउंट कहाँ पे स्टोर हो रहा है, जाके जीमेल अकाउंट में। प्राइवेट में वो प्राइवेट कंपनी खुद खरीद लेती है उसको, अपना क्लाउड सर्वर खरीद लेती है वो। और हाइब्रिड में दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। तो ये सारा आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम था, कैसे हमने इसको यूज किया, क्या क्या एनवायरमेंट्स थे, कैसे हमने क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स क्या है आपका, ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं फ्री में, कोई चार्जेस नहीं होता है, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता कुछ